नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास की डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। राजपूत शासकों द्वारा तुर्क सुल्तानों का प्रतिरोध या विरोध के क्रम में आज के इस व्याख्यान में हम चित्तौड़ के गोहिल शासकों द्वारा तुर्क सुल्तानों का विरोध किस प्रकार किया गया, इसकी पृष्ठभूमि में, गोहिल शासकों की पृष्ठभूमि में चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले जो उदयपुर का राज चिन्ह है उस पर लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को तहीं राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तहीं राखे करतार। इससे अनुमान पड़ता है कि चित्तौड़ के जो गोहिल शासक थे वे धर्मपरायण शासक थे। राजपूतों के इतिहास में गोहिल वंशी राजपूतों का एक स्वतंत्र तथा महत्वपूर्ण स्थान है। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में जब गुप्त वंश पतोन्मुख हो रहा था, उस समय उत्तरी भारत में अनेक राजवंशों की स्थापना हुई। उन राजवंशों में एक मेवाड़, अर्थात इसका पुराना नाम मेदपाटन भी मिलता है, तो मेदपाटन का गोहिल वंश भी था। मेवाड़ की पहले राजधानी नागद थी। कालांतर में नागरथ को ही चित्तौड़ कहा जाने लगा। इस वंश के प्रमुख नेता गुह ने अपने राज्य की स्थापना दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में की और यहीं से इस गोहिल वंश की अन्य शाखाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में फैल गईं। इसी वंश के प्रतापी शासक बाप्पा रावल हुए और उन्हीं ने चित्रक मौर्य द्वारा निर्मित चित्तौड़ अर्थात चित्रकूट दुर्ग को मौर्य वंशीय ही शासक मान से जीतकर 734 ईस्वी में अपने अधिकार में किया था। इसी बाप्पा रावल ने इस वंश के गौरव को स्थापित किया था, परंतु इस प्रतापी शासक के राज्यारोहण की तिथि के विषय में इतिहासकारों के बीच मतांतर हैं। कर्नल टाड ने इस प्रतापी शासक का शासनकाल 728 ईस्वी से 764 ईस्वी बताया है, तो डॉक्टर ओझा ने वीर विनोद की तिथि का समर्थन किया है। गोहिल वंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी जानना समीचीन प्रतीत हो रहा है। इस वंश के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में भी विद्वान मतभेद रखते हैं। कर्नल टाड व वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने गोहिल वंशी शासकों का मूल स्थान बल्लभी बताया है। उनका कहना है कि बल्लभी के राजवंश का ही एक व्यक्ति गोहिल अथवा गोदत्त आनंदपुर से मेवाड़ आया था। इसके प्रमाण में उपलब्ध इसके 200 सिक्के ले सकते हैं, जिन पर श्री गोहिल तथा गोहिल श्री अंकित है। इन प्राप्त मुद्राओं के आधार पर ही कनिंघम तथा श्यामल दास ने गोहिल का समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना है। जैसा कि विदित है कि गोहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक बाप्पा रावल था, परंतु प्रोफेसर आर.पी. व्यास का कहना है कि बाप्पा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं वरन उपाधि थी। इस उपाधि से कौन सा राजा अलंकृत था, इस पर भी कुछ मतभेद हैं। कर्नल टाट की मान्यता है कि बाप्पा रावल गोहिल का चौथा वंशज शील था, परंतु श्यामल दास कर्नल टाट के कथन से सहमत नहीं है। उन्होंने अभिलेखीय प्रमाणों के आधार पर अपराजित के पुत्र महेंद्र को बाप्पा रावल माना है।
डॉक्टर ओझा अपना अलग ही मत रखते हैं। उनका कहना है कि महेंद्र द्वितीय के पुत्र काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि से अलंकृत किया गया था, परंतु अधिकांश यही धारणा तथ्यपूर्ण प्रतीत होती है कि बप्पा रावल की उपाधि से महेंद्र ही विभूषित था। बप्पा रावल का सर्वाधिक ऐतिहासिक ग्रंथ एकलिंग महात्म्य है। संभव हो सकता है कि इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण बातों का उल्लेख हो। मेवाड़ के महाराणाओं के इष्टदेव एकलिंग महादेव का देवालय बप्पा रावल ने ही बनवाया था और उनकी मृत्यु भी इसी देवालय के समीप ही हुई थी। वर्तमान एकलिंगपुरा से 1 मील की दूरी पर उत्तर दिशा में बप्पा रावल का समाधि स्थल भी निर्मित है और आज तक यह स्थान बप्पा रावल के नाम से ही जाना जाता है। इसीलिए एकलिंग महात्म्य विश्वसनीय साक्ष्य माना जा सकता है और उसी में यह वर्णित है कि किसी हारीत नामक ऋषि की विशेष कृपा से बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मान मोरी से चित्तौड़ का दुर्ग जीत लिया था और इसी एकलिंग महात्म्य में 21वें श्लोक में उल्लिखित है कि संवत 810 अर्थात 753 ईस्वी में बप्पा रावल अपना राज्य अपने पुत्र को देकर नागदा चला आया था। बप्पा रावल के समय उत्तरी पश्चिम जो भारत है उसकी अवस्था भी विचारणीय है। बप्पा रावल चित्तौड़ दुर्ग का स्वामी उस समय बना था जबकि सिंध पर अरबों के मुसलमानों द्वारा 712 ईस्वी का जो था अधिकार हो चुका था। मुसलमान अपनी साम्राज्य नीति के कारण सिंध प्रदेश के आसपास भी अपने शक्ति का विस्तार करने लगे थे। उस काल में उनकी चुनौती मिलने स्वीकार करने वाला कोई नहीं रहा था। जैसलमेर, बाड़मेर और भड़ोच जैसे क्षेत्र मुसलमानों के प्रभाव में चले गए थे। इस कठोर समय में राजस्थान में 2 शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रथम नागभट्ट का, जिसने कि जैसलमेर, मारवाड़ व भड़ोच से मुसलमानों को खदेड़कर जालौर में प्रतिहार राज्य की नींव डाली थी। दूसरी शक्ति बप्पा रावल की थी, जिसने कि चित्तौड़ के विख्यात दुर्ग पर अधिकार कर गोहिल वंश का वर्चस्व स्थापित किया था। मेवाड़ का यह गोहिल वंश संसार में प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। बप्पा रावल की मृत्यु के उपरांत गोहिल वंश का इतिहास पुनः धूमिल हो जाता है। जैत्र सिंह से पूर्व अनेक शासक हुए, परंतु उनके समय के ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। 9वीं व 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बप्पा रावल के वंशज प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे, किंतु इस कुल का राजा भरतपट्ट प्रतिहारों के प्रभुत्व से स्वतंत्र हो गया और उसने अपने को महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया। उसकी मृत्यु पर 951 ईस्वी में उसका पुत्र अल्लठ राजा बना। उसने प्रतिहार नरेश देवपाल को युद्ध में यमलोक भेज दिया। अल्लठ की मृत्यु हो जाने पर 97 ईस्वी में नरवाहन राजा बना तथा उसके उपरांत शालिवाहन तथा शक्ति कुमार राजा बने। शक्ति कुमार का राज्यारोहण 977 ईस्वी माना जाता है। उस समय तक मेवाड़ की राजधानी आघाट ही थी। शक्ति कुमार के समय परमार नरेश मुंज था, जो प्रसिद्ध परमार नरेश भोजराज जो था उसका चाचा रिश्ते में होता था। उसने शक्ति कुमार के शासनकाल में गोयलों पर आक्रमण कर गोयलों को निर्बल बना दिया। 10वीं सदी में गोयलों का सूर्य एक प्रकार से अस्त होने लगा था, अतः उन्हें 11वीं व 12वीं सदी में होने वाले महमूद गजनबी
व मोहम्मद घोरी के आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ा, परंतु 12वीं सदी के उत्तरार्ध में गोहिल नरेश अपनी लुप्त शक्ति को पुनः प्राप्त करने में लग गए थे। कालांतर में जैत्र सिंह आते हैं, जिनके शासन काल में किस तरह तुर्क प्रतिरोध हुआ, इल्तुतमिश का किस प्रकार जैत्र सिंह ने प्रतिरोध किया, इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक यदि इस भाग से संबंधित आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट लिखें। गोहिलों का राजस्थान में विस्तार काफ़ी विस्तृत विषय हो सकता है, किंतु यहाँ हम ना तो हमने गोहिलों की उत्पत्ति पर कोई ज़्यादा विस्तार दिया है और ना ही गोहिलों के राजस्थान के विस्तार पर दिया है। यहाँ हमारा जो लक्ष्य है वो चित्तौड़ के गोहिल शासकों ने तुर्क सुल्तानों का प्रतिरोध किस प्रकार किया, इसी बात पर जोर था। तो संक्षिप्त व्याख्यान में हमने बताया, इसमें बाप्पा की ऐतिहासिकता पर भी ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला है। जैसा मैंने आपको पहले निवेदन किया कि यदि कोई आपके प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट अवश्य लिखें। आगे की चर्चा अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।